गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम जानकी विद्यालय, सरोसा भरोसा। आवाज आ रही है? यस सर। आइए। ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3। लाइए सवाल जल्दी, ताकि चतुर्भुज पाठ को शुरुआत दी जा सके। सर सातवां। ना है कौन सा, किस एक्सरसाइज का? सर 7.2 सर। हाँ, 7.2। यस सर। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एवरेज पेपर बनता है तो सवाल रहता है ये। ठीक है, ओके। बी सी डी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसलीस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जब एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है तो किन्हीं दो भुजाओं को बराबर दिखाया गया होगा। और उन्होंने कहा है सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर हैं। साथ ही यस सर। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि एडी और ए बी भी बराबर हैं। भुजा बी ए, ये बी हैज बीन प्रोड्यूस्ड माने ए से आगे बढ़ना है। एंड इफ इन केस ए बी इज प्रोड्यूस्ड तो बी से आगे बढ़ना है। ये बात ध्यान रखें, ज्योमेट्री में ऐसा बार बार आएगा। यस ए सर। बी हैज बीन प्रोड्यूस्ड, बी से आगे बढ़ेंगे। बी हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ए से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि एडी और ए बी भी बराबर हो गए। ठीक है, तो एडी ये भुजा आई। ठीक है, और ये भी बराबर हो गए। थोड़ा बड़ा डायग्राम लेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, ए बी और सी एक त्रिभुज समद्विबाहु, ए बी और ए सी बराबर गिवन है। ए बी बराबर ए सी ये गिवन है क्योंकि एबीसी ट्रायंगल एबीसी आइसोसलीस ट्रायंगल है। आइसोसलीस ट्रायंगल, ठीक। और उसके बाद बी ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी। ठीक है, बी ए डी तक लाई गई है और डी तक ले जाने में ऐसा भी हुआ कि वो बी ए और ए डी बराबर हो गए हैं और ये ज्वाइन कर दिया गया सी से। डी बी ए को प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया ए से, सच दैट ये भी आया ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए बी दिया है। ये कहा गया जितनी ये थी उतना ही आगे बढ़ाया गया। अब देख लीजिए आकृति ध्यान से, दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। ठीक है, सवाल एक सीधा उत्तर मांगता है, एग्जामिनर पसंद करता है। बी सी डी एक समकोण है, एंगल बी सी डी। टू प्रूव एंगल बी सी डी समकोण है, 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन नहीं जरूरत पड़ रहा है, सीधे प्रूफ पर आ जाएंगे। देखिए जरा, थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ी है, रिकॉल। थ्योरम रिकॉल कर डालें। क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय प्रूफ कर चुके। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ए बी। उसी पर ये सवाल आधारित रहेगा। ए बी और ए सी बराबर गिवन रहते हैं तो थ्योरम कहती है
कि इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ए बी के सम्मुख कोण सी है और ए सी के सम्मुख कोण बी है। एंगल बी बराबर एंगल सी रहता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आइए वापस आइए, ए बी बराबर ए सी गिवन था। देखिए ए बी बराबर ए सी ये गिवन है। ठीक है, और जब ये गिवन है तो इसका इम्प्लीकेशन, ये थ्योरम क्या कहेगी, ये थ्योरम जो हम लोगों ने अभी पहले ही प्रूव कर ली है, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब सी अभी ट्रायंगल के अंदर माना है। ठीक है, या पहले से थोड़ा और आसान मान लें तो ज्यादा अच्छा है। बी का नाम 1 रख देते हैं और यहाँ एंगल सी का नाम, क्योंकि एंगल सी पर राइट एंगल बनाया था, दिखाना है पूरा एंगल लेकर, तो केवल इंटीरियर एंगल सी को नाम 2 दे देते हैं। तो बी और सी की जगह 1 और 2 लिखना आसान है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया। अब और एक गिवन था, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या हुई, बीए को एडी तक बढ़ाया, बीए को डी तक बढ़ाया गया, तो क्या ए बी बराबर एडी है। तो ए बी बराबर अगर एडी निकल रहा है तो ए बी बराबर एडी निकाला। ठीक है, अब देखें जरा, क्या ए बी बराबर एडी और ए बी बराबर ए सी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बना, देखो ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए डी, क्या हुआ, ए सी बराबर ए डी हो जाएगा। ए Yes, सी sir. बराबर ए डी हो जाएगा, क्यों, ए बी पहले भाग में ए सी के बराबर है, फिर ए बी ए डी के बराबर हो गई। ठीक है, तो दोनों ही दिशाओं में हम ये देख सके कि ए सी और ए डी बराबर निकल आएगा। जब ए सी और ए डी बराबर निकल आएगा, ठीक है, ये भुजाएं बराबर होंगी, तो थ्योरम फिर कहेगी कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन आया AC और AD के लिए। देखिए यहाँ कंसिडर कर लीजिए, 1 2 हो चुका था और तब ये 3 और ये 4। ठीक है, ऐसा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों हुआ, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख पड़ने वाले कोण निकल आए, इसलिए ट्रायंगल ACD में भी 3 और 4 बराबर हो चले। अब जब ये बराबर हो गए तो कुछ आसान बात दिखेगी, और वो ये कि देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, और फिर एंगल 4 बराबर 180, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है BCD। त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल मिलाकर, तीनों ही एंगल मिलाकर एंगल B, पूरा एंगल यहाँ C और यहाँ D मिलाकर 180 हुए। लेकिन हम देख चुके 1 बराबर 2 है, हमें इस कोण को 90 डिग्री कहना है, जिस कोण को राइट एंगल बनाना है वो C है। C 2 और 4 से मिलकर बना है, एंगल C पूरा का पूरा 2 और 4 से मिलकर बना। ठीक है, तो 2 और 4 हमें निकालना है, 2 और 4 का सम निकालना है कि 90 आ जाए। तो 2 और 4 को रिटेन करेंगे, तो एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 भाग से एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 रिटेन करना है, क्योंकि 2 और 4 का सम चाहिए, तो एंगल 3 को भी एंगल 4 लिख देंगे, एंगल 3 को भी एंगल 4 लिख देंगे, क्योंकि बराबर दिखा चुके हैं। ये क्या हो गया, 2 बार एंगल 2 आया, 2 बार एंगल 4 आया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 गिव्स 180 डिग्री। अब क्या हुआ, आसानी से दिख गया क्या,
इसका मतलब आ गया हमारे पास, हम ये आ गए लेकर क्या कि 2 और 4, ये 2 उधर गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज नाउ 90 डिग्री। What is angle 2 plus angle 4? That is angle BCD is 90 degree. फिर से समझ लीजिए, कोई संदेह उठे तो बताइए, अन्यथा लिख जाइए। ठीक है, और थ्योरम यही अप्लाई की है 7.2 के लिए, जो थ्योरी में थी, क्या कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर हुआ करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब हमेशा ध्यान रहे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो देखिए एंगल BCD 90 डिग्री आ गया। और जब सवाल कर लिया करें तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, खलील खान सर कहते थे 8वें में पढ़ने की, ये जैसे लिख लें तुरंत अगले सवाल पे नंबर डालने। मान लें ये एक्सरसाइज का कोई सवाल था, एक्सरसाइज का ये 7वां सवाल था, इसको खत्म किया और तुरंत 8वें सवाल पे पहुंच गए, नहीं, थोड़ा सा गैप रखिए। और वो कहते थे जो लिखा है और सवाल निकल आया है उसकी योजना को फिर से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, उसकी योजना को रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, यस तो सर। सवाल ज्यादा देर तक ध्यान में रहते हैं। क्या करना था, किस जगह मोड़ था, दाएं मुड़ना था कि बाएं मुड़ना था, ये देख लेना फिर से जरूरत होती है। यही 8वें में नीरू त्रिपाठी मैम कहती थी कि नहीं, सवाल करने के बाद एकदम से आगे मत चले जाओ, आसानी से रुको, ऐसे कि जैसे अब फिर से नए स्टेशन पर आकर रेलगाड़ी रुकी, 2 मिनट विश्राम हुआ, फिर आगे बढ़े। तो फिर चलिए आगे, देखिए, समझते हुए उतारिए, सॉल्यूशन लिखिए और अगला सवाल पूछिए। अब 7.2 या 7.3, फिर से कोई सवाल चुनिए। सर 7.2 का 8वां सवाल। 7.2 का 8वां सवाल। 8वां, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। चूंकि ऐसा 5वें से 6ठे से 7वें से लगातार सुनते आ रहे हैं, तो जब ये 8वां सवाल विद्यार्थी 9वें दर्जे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ऐसा तो होता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो 60 डिग्री होते ही हैं, होते ही, इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें क्या प्रूव करना, ऐसे वो बोलते हैं 9th क्लास में। तब उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि समबाहु त्रिभुज जो तुम्हें डेफिनेशन दी गई थी वो ये थी कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, देखो नाम ही देख लो, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर निकलेंगी, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज हुआ। यहां पर कोण के रेस्पेक्ट में, एंगल्स के रेस्पेक्ट में परिभाषा नहीं दी गई है। हुआ ये कि थ्योरम अप्लाई की ये वाली, और इस थ्योरम के एप्लीकेशन से निकला है क्या कि तीनों ही कोण 60 डिग्री के होंगे। इसे लिखना जरूरी है। तो देखें, परिभाषा में इतना ही पर्याप्त था और आवश्यक अपरिहार्य था, क्या कि अगर तीनों ही भुजाएं बराबर है किसी त्रिभुज में तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। अब प्रश्न उठा, ये कहा गया है 8वें सवाल में, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज में क्या है, हर कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। जनरली चूंकि ये बात इक्विलैटरल ट्रायंगल 5वें से लेकर आगे तक चले आए हैं सुनते हुए, तो लगता है ऐसा होगा ही, इसका प्रूफ कैसे लिखा जाए। यस सर। तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो फिर से डेफिनेशन याद दिला दें क्या, कई बार शुद्ध ज्ञान के लिए परिभाषाएं बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन परिभाषाएं पढ़कर और एग्जाम में लिखने के बाद हम उन्हें जनरली भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ टीका टिप्पणी अपने मन से किया करते हैं और ज्ञान की शुद्धता जो है वो कम हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रहे क्या कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि परिभाषा क्या है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात आई, तो इक्विलैटरल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स आर इक्वल, ठीक है, साइड्स, और साइड्स क्या, ऑल 3,
ठीक है, दो नहीं, नहीं तो समद्विबाहु हो जाएगा। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अब थ्योरम के आधार पर ये निकालेंगे कि तीनों ही कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। इसे देखिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्यों, ये लोअर ग्रेड का स्टेटमेंट है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं का। 9वीं में जब प्रूफ के लिए मांग लिया जाता है तो कठिनाई में विद्यार्थी पड़ जाते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें तो 60 डिग्री होते ही हैं। तो परिभाषा के तौर पर थे कि वास्तव में ये फीचर उनका आधारभूत तथ्य से बना था। आधारभूत तथ्य क्या है, परिभाषा। और परिभाषा कितनी है कि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं और ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया। ठीक है, तो आइए प्रूफ देखिए कि अब तीनों कोण 60 डिग्री के कैसे होंगे। तो अब आप बताएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिभाषा में भुजाएं बराबर कही गई हैं और ये एडिशनल फीचर आया क्या कि तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हुए बराबर होते हैं। आइए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। चलिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। यस जब सर। समबाहु त्रिभुज है तो फिर इसका मतलब है जब तीनों ही साइड बराबर है तो हम मान लेते हैं, क्या माना, माना कि ए बी बराबर ए सी, ए सी। ए बी बराबर ए सी। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हुआ करते हैं। तो इसका क्या आया इंप्लीकेशन, सम्मुख कोण इनके कौन से हैं, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, आ गए। एक बात और ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा, ए बी और बी सी ले लेते हैं आपकी। फिर से अगेन ये लिया, क्या वैसा ही, क्या ए बी बराबर बी सी ले रहे हैं, ए बी बराबर बी सी ले रहे हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर थी, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। तो हम ए बी और अगर बी सी को बराबर ले लिए, ए बी और बी सी को बराबर लेने पर ये अब की बार कंसिडर किया है ए बी और बी सी। ए बी और बी सी यदि बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बी सी के सम्मुख ए और ए बी के सम्मुख सी। ठीक है, तो यस सर। क्या आया, ए बी के सम्मुख सी और बी सी के सम्मुख ए। ठीक है, अब जरा देखिए पहला और दूसरा, बी बराबर सी और वही सी बराबर ए। फिर से सुनिए, बी बराबर सी, कोण बी बराबर कोण सी और वही कोण सी ए के बराबर हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ, दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी सी के बराबर है कोण और सी कोण ए के बराबर है। तो तीनों बराबर हुए ना, बी के बराबर सी और सी के बराबर ए। तो हम आसानी से लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल सी बराबर एंगल ए। तीनों ही कोण बराबर हो गए, तीनों ही कोण बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं आसानी से, बट तीनों कोणों का योग कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। लेकिन ये तीनों ही कोण बराबर हैं, जिसका जो मन हो वो लिख सकता है। कोई ए यूज कर ले, कोई बी यूज कर ले, कोई सी यूज कर ले, सभी बराबर हैं, जिसकी जो इच्छा। ठीक है, ए बी और सी, तो हम ए ले लेते हैं। ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है ना, बी भी ए है, सी भी ए है। तो थ्राइस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ए बराबर 60 डिग्री और जो कि एंगल बी भी है, जो कि एंगल सी भी है। प्रूव हो गया कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होकर 60 डिग्री के हुआ करते हैं। ठीक है, तो देखें परिभाषा केवल भुजाओं को लेकर है और ये जो आया
ये उसकी विशेषता है। परिभाषा केवल भुजाओं को लेकर है भाई, ये बात ध्यान रहे। परिभाषा में केवल भुजाएं बराबर दर्शाई गई हैं, ये बात ध्यान रहे, भुजाएं बराबर है। और अब भ्रम हटा दीजिएगा इस बात का कि कोण से समबाहु त्रिभुज बराबर कहे, और ये आदत बना लें धीरे धीरे, जब दूर चले आते हैं विषय वस्तु से और आगे बढ़ जाते हैं तो परिभाषा पलट जाया करती है मस्तिष्क में विद्यार्थियों के, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल माने जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, ये विशेषता बनी है। ठीक है, और ये परिभाषा थी, भुजाएं बराबर है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, विशेष आया। विशेष क्या आया कि तीनों कोण बराबर है और 60 डिग्री के हैं। विशेष क्या है, तीनों कोणों का बराबर होना और 60 डिग्री का होना। तीनों कोण बराबर निकले और 60 डिग्री के निकले। ये प्रमेय के आधार पर संभव हुआ है। ठीक है, परिभाषा में केवल इतनी ही बात थी कि भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तीनों कोण बराबर हुए और 60 डिग्री के हुए। ठीक है, लिख लीजिए, अब नहीं भूलिएगा, समझते हुए लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रमेय आप दे सकते हैं क्या, कि सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों का बराबर होना। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अंग्रेजी में आसानी से ब्रीफ हो जाता है। ठीक है, एंगल्स। Yes, sir. ठीक है, ये लिखिए एंगल्स, और ब्रीफ करना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो गई थ्योरम। कारण में ये लिख दीजिए, वही कारण यहां आया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, Yes. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान कोणों से बाद में, भुजाओं से पहले है। तीनों Yes. भुजाएं बराबर हैं, ये ध्यान रहे, और फिर कोणों के साथ विशेषता है, 60 डिग्री के हैं, बराबर है। लेकिन ये प्रमेय के आधार पर संभव हुआ है। और सवाल पूछिए। सर 7.3 का पहला सवाल। आपने 7.3 की शुरुआत करा दी। 7.3 पहला सवाल भरपूर है, अच्छा है। 7.3 के पहले सवाल में 4 भाग हैं, 2 कॉन्ग्रुएंसी हैं और 2 फीचर्स हैं। ठीक यस है, सर। वीक में चतुर्भुज और वृत्त पर बात होनी चाहिए। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी एक ही आधार पर निर्मित हैं। ठीक है, बीसी पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एक ही बेस बीसी पर खड़े किए हैं, बेस है बीसी, और ये एडवाइस दी जाती है कि फिगर जब आप कॉपी में बनाते हैं तो छोटा सा फिगर ना बनाएं। कई बार ये होता है ज्योमेट्री में, फिगर ही 1 या 2 बार रीड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो दिखने लग जाता है क्या घटित हो रहा है। और रेखा गणित में ये बहुत जरूरी है कि क्या घटित हो रहा है, इसके दर्शन हो जाएं। इसके लिए ये जरूरी है कि डायग्राम बड़ा बने। और कई बार बहुत छोटेपन से ही मैं विद्यार्थियों को टोकने लग जाता हूं, जब वो छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे हाशिए पर और फिर कुछ फिगर बनाने लग जाते हैं। हाँ, बहुत अभी से ये बात ध्यान दे क्या, नहीं, ये आकार आप बड़े मन में बसाइए। ठीक है, चलिए आइए, बीसी। बीसी सेम बेस बीसी पर आए हैं और उस पर समद्विबाहु त्रिभुज 2 बने हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी। ट्रायंगल एबीसी और फिर उस पर डीबीसी भी बनाया गया है, लेकिन एपी के विषय में कुछ कहा गया हो ये देखा जाए। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। ए और डी भुजा बीसी के
एक ओर ही स्थित है। डीबी भुजा बीसी के एक ओर, ऐसा नहीं कि ए बीसी के ऊपर और डी बीसी के नीचे, ऐसा भी सवाल है। ठीक है 7.2 में, ठीक है कि दूसरा बिंदु बीसी के नीचे है, लेकिन इन्होंने कहा बीसी के एक ही ओर हैं। अब कहिए यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, यदि एडी को बढ़ाया और वो बढ़ते हुए पी पर बीसी को प्रतिच्छेद कर रही है, एडी इफ प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स बीसी एट पी। अब उसके बाद क्या हुआ, तो दर्शाइए कि, बस इतनी ही बात कही गई है और दर्शाना है, पहला पार्ट दर्शाना है क्या, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी is congruent to triangle ACD. Let us consider ABD, ABD, तो ये वाला भी, और उसके बाद ACD, तो ये वाला भी, और गिवन था उसे पहले अलग नोट कर दें, फिगर के साथ गिवन अगर वहां रख दे तो अच्छी बात होगी। क्या, एबीसी और डीबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आइसोसलीज, ठीक है, आइसोसलीज हैं, ठीक है, ध्यान रहे ये आइसोसलीज दिए गए, समद्विबाहु ये दिया गया है पहले से। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये दिया हुआ था फिगर में, कई बार ये आदत बना ले, अच्छी कॉपी बन जाती है एग्जामिनर के लिए कि फिगर के साथ गिवन वहां छोड़ दें। अच्छा, ए बी डी देखिए, ए बी और डी, फिर कह रहे हैं ए सी और डी, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या, कॉन्ग्रुएंट। चलिए क्या क्या हुआ, दिया हुआ था ना ये आइसोसलीज हैं, तो आइसोसलीज में उन्होंने कहा था, ठीक है, समद्विबाहु इस प्रकार, ठीक है, वो भी कह दिया। तो अब ये दर्शा देना चाहिए था, आधार बीसी पर है, दोनों के आधार हैं बीसी ही हैं, दोनों ही ट्रायंगल के, लेकिन ये दे सकते थे, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है। तो हम पाएंगे ये अपने आप, हम एज्यूम करके अब चलेंगे कि जब एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है और बीसी अकेला एबीसी का ही नहीं है, वो डीबीसी का भी है, तो बीसी ही अलग कर देते हैं, ठीक है, क्यों, वो दोनों ट्रायंगल्स को सर्व कर रही है, तो हम ए बी और ए सी को बराबर ले रहे हैं, ये समद्विबाहु हैं, कोई दो भुजाएं बराबर, तो हम कह रहे हैं पहला क्या, ए बी बराबर ए सी, क्यों, ट्रायंगल एबीसी आइसोसलीज, जो गिवन था, ट्रायंगल एबीसी आइसोसलीज है जो गिवन था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीडीसी भी, ये और फिर उसके बाद ये, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी है। अब इसमें क्या लिख देंगे, ट्रायंगल कौन सा, डीबीसी आइसोसलीज था, ट्रायंगल डीबीसी एन आइसोसलीज ट्रायंगल, ये भी आइसोसलीज है, समद्विबाहु। अब क्या हो सकता है, आसान बात, जो ट्रायंगल मांगे गए हैं उनमें देखिए ए बी और ए सी बराबर हुए और बी डी और सी डी बराबर हुए, लेकिन एडी साफ दिख रहा है। तो कई बार जब काफी सवालों का अभ्यास हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंसी चूंकि रूल के अनुसार लिखी जाती है कि ए पर ए रहेगा, बी पर सी रहेगा और डी पर डी रहेगा, तो अपने आप ज्ञान मिल जाता है कि ए बी और ए सी बराबर हुए, बी डी और सी डी बराबर हुए, ए और डी ये तो कॉमन है, तो ए डी भुजा कॉमन है दोनों ही त्रिभुजों में, ए डी बराबर ए डी, तो हम क्या देंगे, साइड साइड और साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD आ गया, और किस रूल से आ गया, ट्रिपल एस से आ गया। ठीक है, अब देख ले कहीं तीसरा भाग इससे ही तो जुड़ा नहीं है। अब इन्होंने कहा AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, तो पहले अब दूसरी ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर लें दूसरे भाग में। दूसरे भाग में क्या पूछा गया है वो देखिए, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल इसका CPCT लिखेंगे बाद में, ट्रायंगल ABP। ठीक है, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP आपकी कॉन्ग्रुएंट कहना है किसके साथ, ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP। तो ये ध्यान रहे, A पर A, B पर C और P पर P, ये होता है मतलब। ठीक है, अच्छा अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहना है। चलिए देखे जाए ट्रायंगल्स A B P और ACP अब कैसे कहें, ठीक है, ये देखना होगा। आइए ABP, फिर देखिए AB और P, ACP, याद रहे क्या AB बराबर AC कहा, यस AB बराबर AC, क्यों, ट्रायंगल ABC। ठीक है, आइसोसलीस, बस अब इतना, क्योंकि एक बार लिख चुके। ठीक है, तो यस सर। बात ध्यान रहे, बताते रहेंगे कब कितना लिखा जाए। AB और AC आ गया। अब AB और AC आ गया तो प्रमेय कहती है कि सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर आ रहे हैं ना, सम्मुख कोण बराबर आएंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। AB बराबर AC है तो एंगल B पूरा और एंगल C यहां। ठीक है, एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बनाए गए हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के ये सम्मुख कोण हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो हिंदी में देखिए कितना लिखता है कैसे, और अंग्रेजी में भी देखिए, जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए। ठीक है, सम्मुख कोण, और अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे उसे देखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, जो यस बेहतर सर। लगे उसे अपनाते जाइए धीरे धीरे। B और C बराबर हो गए, अब क्या बचा, ठीक है, ये देखा जाए। ये AB P कहा गया, और कौन सा कहा गया ये, अब प्रश्न उठता है और कौन सा फीचर लाएं इस तरह का, ठीक है, कि कुछ और भी बात बने, ये होना चाहिए। B और C तो बराबर पूरे हो चुके, और AB और AC बराबर हो गए, क्या BP और PC भी बराबर है, ये देखिए। BP और PC क्या बराबर है, ये देखा जाए। BP और PC क्या बराबर है, ये देखना पड़ेगा। तो यस। BP और PC अगर बराबर है तो ये देखा जाए कि ABD और ACD जो बराबर कर लाए हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में, उसका इम्प्लीकेशन कुछ और बनता है क्या। ठीक है, ये देखें, AB और AC बराबर बन जाएंगे, BD और CD ऑलरेडी बराबर थे। ठीक है, तो कोण बराबर कह सकते हैं आसानी से। तो ये पहले पार्ट के CPCT में लिखा जा सकता है। इस पार्ट का CPCT क्या बन रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका तो हम आसानी से कहेंगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, क्यों, कॉन्ग्रुएंट है।
पलट दीजिए, एक दूसरे पर आ जाएंगे। ठीक है, CPCT क्या कहेगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर निकल आएंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, तो हम यहाँ एक बात और ला सकते हैं, क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। क्यों, ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT लागू होगा, क्या, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के संगत भाग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हुआ करते हैं, इसलिए 1 और 2 बराबर है। तो हमने क्या देखा, दो एंगल बराबर निकले और एक साइड बराबर निकली, तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय, जिस रूल को और मान्यता मिली थी वो AAS का था। इसको मान्यता इसलिए मिल गई थी कि दो एंगल जब बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है और वो ASA में कन्वर्ट हो जाता है। जो फंडामेंटल रूल था ASA और ये डिड्यूस कर लिया गया AAS। ठीक है, तो दूसरा भाग भी पूरा हो गया और तीसरा और चौथा अब इन्हीं से निकल आएगा, अपने आप तीसरा और चौथा निकल आएगा। ये बात ध्यान रहे, तीसरे और चौथे पर ध्यान रखिएगा और आप बताइएगा कि आप निकाल पाए कि नहीं। और कल के लिए ध्यान रखिएगा कि 7.3 से जो सवाल पूछने हैं वो पूछकर चतुर्भुज की शुरुआत हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सर। तीसरा और चौथा दोनों की कॉन्ग्रुएंसी से बन गया। आप देखिएगा, ना आए तो फिर पूछिएगा जरूर। ठीक है, ओके सर। तो पूछिएगा। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।